नमस्कार। आज मैं बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट को राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण है 1885 से 1905 उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसमें उदारवादी युग की कौन कौन सी प्रमुख मांगें थीं और कौन कौन से प्रमुख उस समय के नेता थे। इस काल को उदारवादी युग भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में कांग्रेस का नेतृत्व उन लोगों के पास रहा जिन पर ब्रिटिश उदारवाद का प्रभाव था। इनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दत्ताभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद बनर्जी तथा मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त कुछ उदार अंग्रेज भी इसके सदस्य थे, जिनमें ए.ओ. ह्यूम, सर विलियम बेडरवर्न, जॉर्ज यूल, मैक्वीन स्मिथ आदि प्रमुख थे। उदारवादी भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वरदान समझते थे। उनकी यह मान्यता थी कि अंग्रेजी राज्य के कारण ही वे अपने अतीत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में भी इसी के सहारे अपने देश का उत्थान कर सकते हैं। अतः ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध रखने में ही भारतीयों का हित है। उदार युग की मांगें। प्रारंभ के 20 वर्षों में कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशनों में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए तथा ब्रिटिश सरकार का ध्यान उन विषयों की ओर आकर्षित किया जिनमें प्रमुख थी। नंबर 1, भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त करना। इस मांग का मुख्य औचित्य यह था कि इस काउंसिल का समस्त खर्च भारत से दिया जाता था, जिससे भारत से धन का निष्कासन होता था। दूसरी मांग थी केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिल का विस्तार, उनमें सरकारी नामजद सदस्यों की संख्या में कमी तथा निर्वाचित और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना ताकि भारत में प्रतिनिधि शासन स्थापित हो सके। तीसरी मांग थी उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर दिए जाएं। आईसीएस की प्रतियोगिता परीक्षाओं में केवल योग्यता के आधार पर भारत में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएं तथा इन सेवाओं में प्रवेश की आयु बढ़ाई जाए। चौथी मांग थी कार्यकारिणी और न्याय संबंधी प्रशासन पृथक पृथक किए जाएं तथा मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा को मान्यता दी जाए। अगली मांग थी अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्च केवल भारत ही पर ही न डाला जाए तथा भारत से धन का निष्कासन रोका जाए। एक और मांग थी सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज स्थापित किए जाएं तथा शस्त्र कानून में संशोधन किया जाए। साथ ही देश में औद्योगिक शिक्षा का भी प्रचार किया जाए। अगली मांग थी भू राजस्व कम किया जाए, नमक कर में कमी की जाए तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए भू राजस्व की दर स्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाए और उसे 20-30 वर्षों तक ना बढ़ाया जाए। भारत में निर्धनता कम करने के लिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उदारवादियों की कार्यविधि। उदारवादी नेता पूर्णतः वैधानिक तरीकों पर आश्रित थे। कानून की परिधि में संवैधानिक आंदोलन और धीरे धीरे व्यवस्थित राजनीतिक प्रगति चाहते थे। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को तैयार और संगठित किया जाए और जनता की मांगों को याचिकाओं, सभाओं, प्रस्तावों और भाषणों के जरिए अधिकारियों के पास पहुंचाया जाए तो अधिकारी उन मांगों को धीरे धीरे मान लेंगे। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। उदारवादियों की मांगों को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया, जिसके अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा प्रांतीय काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। यह भी व्यवस्था की गई कि कुछ सदस्य भारतीयों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, मगर अफसरों का बहुमत बना रहा। काउंसिलों को वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया, मगर वे उन पर वोट नहीं दे सकते थे। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति। कांग्रेस ने इस युग में अपनी मांगों को मजबूत बनाने के लिए इंग्लैंड में भी अपनी संस्थाएं स्थापित की। 1887 में दत्ताभाई नौरोजी ने लंदन में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। नौरोजी ने इसके उद्देश्यों के बारे में कहा कि क्योंकि शासन सत्ता का प्रमुख स्रोत इंग्लैंड में है, इसलिए इंग्लैंड में कांग्रेस द्वारा किए गए कोई भी वैधानिक प्रयत्न अधिक प्रभावशाली और लाभदायक होंगे। 1888 में विलियम डिग्वी की सहायता से वहाँ इंडियन एजेंसी की स्थापना की गई, जो 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बन गई।
इस समिति ने इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला। 1893 में भारतीय संसद समिति बनी, जिसके प्रयत्नों से ब्रिटिश संसद ने आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। प्रमुख उदारवादी नेता पहले हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1848 से 1925। 19वीं सदी के पहले प्रभावशाली नेता। वह 1869 में आईसीएस की परीक्षा में सफल हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, किंतु 4 वर्ष पश्चात ही उनके विरुद्ध झूठे आक्षेप लगाकर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया। 1876 से उनका राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ, जब उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि आगे चलकर 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलीन हो गई। सुरेंद्रनाथ अंग्रेजी साम्राज्य को दैवी तथा उनकी राजनीतिक सत्ता का नैतिक आधार मानते थे, इसलिए अंग्रेजी साम्राज्य से ये आशा करते थे कि वह भारत में व्याप्त सामाजिक तथा नैतिक बुराइयों को दूर करें एवं भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना करें। 1881 से 84 के मध्य उन्होंने सारे भारत का दौरा करके आईसीएस में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा बढ़ाने के पक्ष में एक व्यापक आंदोलन आरंभ किया। 1895 तथा 1902 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। उनके जीवन की सबसे अधिक ख्याति और प्रसिद्धि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय तक हो चुकी थी। वे बंगाली पत्र के संपादक थे, लेकिन बंग विभाजन के आंदोलन में तोड़फोड़ और असंवैधानिक तरीकों के विरुद्ध थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की फूट के समय वे नरम दल के नेता थे। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिए जाने के पश्चात बनर्जी अंग्रेजी सरकार के और भी अधिक भक्त बन गए। 1913 में उन्हें बंगाल के लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। 1919-20 में उन्होंने गांधी जी के आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 1921 में अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। 1923 के चुनाव में स्वराजिस्ट दल के विधान चंद्र राय ने उनको हराया तथा 1925 में उनकी मृत्यु हो गई। अगले नेता थे फिरोज शाह मेहता। बम्बई के प्रभावशाली वकील थे, नौरोजी से काफ़ी प्रभावित थे। 1872 में बम्बई कॉरपोरेशन के सदस्य बने और 1886 में उन्हें बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया, जहां वह 15 वर्ष तक सदस्य रहे। 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वे अंग्रेजी साम्राज्य के भारी समर्थक तथा उसे ईश्वरीय समझते थे। 19वीं सदी में प्रचलित विचारधारा प्रोग्रेस के वे भारी अनुयायी थे। उनकी मान्यता थी कि इतिहास दोहराता नहीं बल्कि निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहता है। अंग्रेजी साम्राज्य को वे प्रगति का सूचक और ईश्वरीय मानने के परिणाम स्वरूप उसको नैतिकता पर आधारित समझते थे। इंग्लैंड की संसद में नौरोजी का निर्वाचन फिरोज शाह मेहता के अंग्रेजी संविधान में विश्वास दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुआ। कांग्रेस को वे वैधानिक पद्धति से कार्य करने तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे अंग्रेजी शिक्षा के भारी समर्थक थे। 1915 में उनकी मृत्यु हो गई। अगले हैं गोपाल कृष्ण गोखले, 1866 से 1915। इनका जन्म 1866 में हुआ। आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए शिक्षा प्राप्त की। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में इतिहास और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए और वर्षों तक पूना सार्वजनिक सभा की पत्रिका तथा सुधारक का संपादन करते रहे। 1902 में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के आजीवन सदस्य बने रहे। 1909 के सुधार अधिनियम के निर्माण में उनका काफ़ी योगदान रहा। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन से अध्यक्ष थे। 1905 में ही उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी की स्थापना की। गांधी जी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले की यह मान्यता थी कि भारत पर अंग्रेजी नियंत्रण ईश्वर की कृपा से स्थापित हुआ है। वे अंग्रेजों के प्रति भक्ति को ही राष्ट्रभक्ति के समान समझते थे। वे अंग्रेजी सरकार को राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित मानते थे। वे विरोध, शमन तथा समझौते की नीति के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। भारतीय समाज में वे जातीय भेदभाव को समाप्त कराने के पक्ष में थे, लेकिन वे चाहते थे कि यह कार्य भी सहमति और सरलता से हो जाए। उनका लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य में स्वशासन की स्थापना था। वे संवैधानिक संघर्ष के ही समर्थक थे। हालांकि वे बायकॉट की नीति के विरुद्ध थे, किंतु उन्होंने स्वदेशी का भी समर्थन किया, लेकिन वे मन ही मन में उनके प्रति पूरी आस्था नहीं रखते थे। गोखले 1914 के पश्चात इस बात के इच्छुक रहे कि कांग्रेस के दोनों दलों में समझौता हो जाए,
किंतु उनके जीवन काल में ऐसा नहीं हो सका और 1915 में उनकी मृत्यु हो गई। दादाभाई नौरोजी 1825 से 1917। नौरोजी भी अंग्रेजी साम्राज्य को न्याय और नैतिकता पर आधारित मानते थे। 1892 में इंग्लैंड संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। वे 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नौरोजी की अद्वितीय देन अंग्रेजी साम्राज्य के आर्थिक दुष्परिणामों को स्पष्ट करना था। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अंग्रेजी साम्राज्य की नीतियों का परिणाम भारत को निर्धन बनाना था तथा भारत से अतिरिक्त निर्यात किया जाना धन निष्कासन का एक साधन था। अंग्रेजों के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। इसी कारण उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया रखा, जिसका अभिप्राय ये था कि अंग्रेजी नीति अंग्रेजी लक्ष्य के अनुरूप नहीं थी। सन 1900 के बाद दादाभाई के विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ। 1906 के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने भारतीय जनता की 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया। ये थे लोक सेवाओं में भारतीय जनता की अधिक नियुक्ति, दूसरा विधानसभाओं में भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व और तीसरा भारत और इंग्लैंड में उचित आर्थिक संबंध स्थापित हों। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे भारत में सेल्फ गवर्नमेंट के समर्थक हो गए। 1917 में उनकी मृत्यु हो गई। और अगले व्याख्यान में मैं राष्ट्रवादी आंदोलन का जो अगला चरण है 1905 से 18 उसके बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।